कविता का नाम सुनते ही सुषमा जी और अनु के हाथों से चाय छलक गई। ये तुम क्या कह रहे हो लकी? ऐसा कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ी बात, क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि कविता भी तुम्हें पसंद करती है? क्योंकि ये शादी जबरदस्ती तो हो नहीं सकती है। अनु ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये सब कुछ तो मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं कविता को दिलो जान से पसंद करने लगा हूँ। और अब चाहे जो भी हो, आपको उसकी शादी मेरे साथ करवानी ही होगी। लकी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। तो अनु खामोश हो गई और सुषमा जी लकी की तरफ देखने लगी। सुषमा जी अनु के मन की बात समझ रही थी। हम तुम्हारे मन की बात समझ रहे हैं, मगर क्या तुम्हारे मम्मी पापा शादी के लिए राजी होंगे? मान लो हमने बात कर ली और उन्होंने शादी के लिए इनकार कर दिया, तो क्या होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आंटी जी। मैं जिस लड़की को पसंद करूंगा, मेरे मम्मी पापा उस लड़की को खुशी खुशी अपनी बहू बना लेंगे। मगर मेरे साथ मजबूरी ये है कि मैं अपने मम्मी पापा को उसकी फैमिली से नहीं मिलवा सकता हूँ। सुषमा जी की बात सुनकर लकी ने धीरे से कहा, मगर ऐसा क्यों? जब वे तुम्हारी पसंद की लड़की है, तुम्हारी शादी करवा सकते हैं, तो उसके परिवार वालों से मिलने में क्या परेशानी है? सुषमा जी ने सवाल किया तो लकी एक पल के लिए खामोश हो गया। उसने अनु की तरफ देखा, फिर एक हाथ से अपने कान पकड़ लिए। मुझे माफ कर देना भाभी, मगर मेरा कहना भी जरूरी है। मेरे मम्मी पापा को अमीरी गरीबी से कोई मतलब नहीं है, मगर उन्होंने कविता की मम्मी का व्यवहार देख लिया तो शायद रिश्ते के लिए ना कर दे। मेरा ख्याल है इससे आगे अगर मैं कुछ न कहूँ तो बेहतर होगा। इतना कहकर लकी चुप हो गया। थोड़ी देर के लिए सभी लोग खामोश हो गए। कुछ पल के बाद सुषमा जी ने अनु की तरफ देखा और लकी से कहा, तो फिर ठीक है, मैं और अनु दोनों आज शाम को कविता के घर जाकर इस रिश्ते के लिए बात करेंगे। मगर इस बीच तुम भी अगर अपने मम्मी पापा से बात कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। ये सब काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप तो बस कविता के साथ मेरी शादी फाइनल करवा दीजिए। इतना कहते हुए लकी सुषमा जी के पैरों के पास बैठ गया। ये देखकर सबको हंसी आ गई। ज्यूरिख। मेघा जब कुणाल से मिलकर घर लौटी तो बहुत खुश थी। आते ही वह सीधे अपनी मम्मी के पास गई और उनसे लिपट गई। मम्मी, हो मम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ। कुणाल भी मुझसे बहुत प्यार करता है। आज वह अपने मम्मी पापा से बात करने वाला है। आप भी पापा से बात कीजिए और जल्द से जल्द मेरी शादी उसके साथ करवा दीजिए। मेघा ने खुशी से झूमते हुए कहा, ठीक है, मैं सुन रही हूँ तुम्हारी बात। जरा धीरे बोलो, कहीं अविका की नींद न खुल जाए। निर्मला जी ने जब ये बात कही तो एक बार फिर से मेघा को गुस्सा आ गया। मेरी हर बात के बीच में उस लड़की को लाना जरूरी होता है क्या? उसने मुंह बनाते हुए कहा, शायद तुम भूल रही हो कि तुम ही उसे यहाँ लेकर आई हो। वह तुम्हारे साथ नहीं आई है। तुमने उस मासूम को उसके माँ बाप से जुदा करके उस बच्ची को उसके माँ बाप के प्यार से महरूम कर दिया है। निर्मला जी ने कड़े शब्दों में प्रतिरोध करते हुए कहा तो मेघा खामोश हो गई। वैसे भी आज वह इतनी खुश थी कि इस मामले पर कोई बात नहीं करना चाहती थी। छोड़िए इन बातों को। मैं तो ये कह रही थी कि नेक्स्ट वीक कुणाल अपने मम्मी पापा को लेकर हमारे घर आ रहा है रिश्ते की बात करने के लिए। उम्मीद है अब सब कुछ संभालेंगी। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा और अपनी माँ का जवाब सुने बगैर अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद निर्मला जी सोच रही थी कि क्या ये लड़की शादी के बाद अपने रिश्ते को सही ढंग से निभा पाएगी। परंतु अब जब इसने शादी के लिए सोच ही लिया है तो फिर ठीक है। मैं जल्द से जल्द शादी करके इसे यहाँ से विदा कर दूंगी, ताकि कम से कम मासूम अविका का भविष्य सुरक्षित हो सके। मेघा के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। वह कुणाल से शादी करके अपने घर के उस सपने को पूरा करना चाहती थी जो उसने विराट के साथ देखे थे। फिलहाल उसे ये जानने की बेचैनी थी कि कुणाल के मम्मी पापा ने इस रिश्ते के लिए क्या कहा है। 2 दिनों के बाद जब कुणाल ने उसे कॉल किया तो मेघा का दिल घबराहट के मारे जोर जोर से धड़क रहा था। हे भगवान, इस बार सब कुछ ठीक कर देना। मैंने विराट को एक बार खो दिया है, अब उसके हम शकल कुणाल को नहीं खोना चाहती। यही सोचते हुए उसने घबराते हुए उसका कॉल रिसीव किया।
क्या बात है मेघा? कहाँ थी तुम? तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे कॉल रिसीव नहीं करने से मुझे कितनी घबराहट होने लगी थी। कुणाल की आवाज में घबराहट थी। सॉरी, वे मेरा फोन साइलेंट मोड पर था, इसलिए मुझे पता नहीं चला। वैसे तुम परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है ना? और तुम्हारे मम्मी पापा ने क्या कहा? उसने धड़कते दिल के साथ पूछा। ये सुनते ही कुणाल की आवाज में बदलाव आ गया। मैंने जब मम्मी पापा को तुम्हारे बारे में बताया और तुम्हारी फोटो भेजी, तो वे लोग बहुत खुश हुए और वे लोग इस रिश्ते के लिए राजी हैं। बहुत जल्द मम्मी पापा यहाँ आ रहे हैं। उनके आते ही मंगनी और शादी दोनों साथ हो जाएगी। तुम अपने पेरेंट्स को बता देना। कुणाल की आवाज से खुशी साफ झलक रही थी। उसकी बात सुनते ही मेघा के चेहरे पर सुकून दिखाई देने लगा और दिल खुशी से झूम उठा। उसने मन ही मन भगवान को थैंक यू कहा और ये खुशखबरी देने के लिए अपनी मम्मी के पास चली गई। अपनी बेटी की बात सुनकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे सोच रही थी कि अभी तक मैंने मिस्टर चावला से इस बारे में कोई बात नहीं की है। अब जल्द से जल्द मुझे उन्हें सारी बात बताकर इस रिश्ते की तैयारी करनी होगी। 10 दिनों के बाद आज कुणाल अपने मम्मी पापा को साथ लेकर मेघा के घर आने वाला था। उसने पहले से ही उसे सब कुछ बता दिया था। निर्मला जी और मिस्टर चावला दोनों ने भगवान का नाम लेते हुए इस रिश्ते की पूरी तैयारी कर ली थी। निर्मला जी ने पूरे घर को बहुत ही सुंदर ढंग से डेकोरेट किया था। साथ में उन्होंने खुद से तरह तरह के व्यंजन बनाए थे। मिस्टर चावला भी आज अपने ऑफिस नहीं गए थे। उन्होंने अविका को संभाल रखा था ताकि निर्मला जी मेहमानों के स्वागत की पूरी तैयारी कर सके। अपने दिए हुए वक्त के अनुसार कुणाल के मम्मी पापा मेघा के घर आ चुके थे। कुणाल के पिता मिस्टर धनंजय सिंह मिस्टर चावला से मिलकर काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। कुणाल की मम्मी भी पूरे घर की व्यवस्था और उनके नाश्ते के तरह तरह के डिशेस देखकर सोच रही थी कि मेघा को भी अपनी मम्मी के कुछ न कुछ गुण तो आए ही होंगे। इधर उधर की बातों के बाद दोनों परिवारों में इस रिश्ते की मंजूरी दे दी। ये देखकर मेघा के मम्मी पापा ने चैन की सांस ली। तो फिर ठीक है मिसेस चावला, हम लोग एक अच्छा सा दिन देखते हैं और इन दोनों की एंगेजमेंट के साथ साथ शादी भी करवा देते हैं। कुणाल की मम्मी ने निर्मला जी से कहा और फिर उन्होंने जाने की इजाजत मांगी। कुणाल के मम्मी पापा जाने के लिए उठकर खड़े हुए थे कि तभी दूसरे कमरे में सोई हुई अविका नींद से जाग गई और जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। ये आपके घर में छोटे बच्चे की रोने की आवाज कैसे आ रही है? कौन है ये बच्चा? कुणाल के पापा मिस्टर धनंजय सिंह ने जब ये बात कही तो निर्मला जी के साथ साथ मेघा और उसके पापा के चेहरे का रंग भी उड़ गया। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे लोग क्या जवाब दें। निर्मला जी और मिस्टर चावला के माथे पर पसीना छलक आया था। ये सब कुछ देखकर कुणाल के मम्मी पापा भी परेशान हो गए। माफ कीजिएगा, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? उन सबको हैरान परेशान देखकर कुणाल के पापा ने सवाल किया। नहीं नहीं अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात ही कुछ ऐसी है कि हमें समझ नहीं आया कि हम आपके सवाल का क्या जवाब दें। एक्चुअली वे मेरी बड़ी बहन की बेटी है जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेघा ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे सवाल से आप लोग इतने हर्ट हो जाएंगे। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या हुआ था आपकी बहन को? धनंजय जी ने फिर से सवाल किया तो मेघा ने एक बार अपने मम्मी पापा की तरफ देखा जो बड़ी हैरानी से उसकी तरफ ही देख रहे थे। बताओ ना बेटा, ऐसा क्या हो गया था कि अचानक से तुम्हारी बहन चल बसी? इस बार कुणाल की मम्मी ने सवाल किया। क्या बताऊँ आंटी, बात ही ऐसी है कि हमें बताते हुए भी बड़ी तकलीफ होती है। मेरी दीदी की शादी बहुत ही धूमधाम से इंडिया में एक लड़के के साथ हुई थी। अच्छे खासे पैसे वाले लोग थे, मगर फिर भी दहेज से उनका मन नहीं भरा और उन्होंने दीदी को जलाकर मार दिया। इतना कहते हुए मेघा की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, कितने ही नीच और गिरे हुए लोग थे जिन्होंने दहेज के खातिर अपनी बहू की जान ले ली। कुणाल की मम्मी मीरा जी ने बड़े अफसोस के साथ कहा। हमें माफ कीजिएगा, हमारे सवाल की वजह से आप लोगों के पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। कुणाल के पिता धनंजय जी ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा।
नहीं नहीं अंकल जी, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है। दरअसल हमें तो अक्सर ही इन सवालों का सामना करना पड़ता है। अब आप लोगों को क्या बताऊं कि कितनी मुश्किल से हमने इस बच्ची की कस्टडी ली। वे लोग तो इतने घिरे हुए थे कि बेटी है, यही सोचकर उन्होंने बिना किसी तमाशे के इस बच्ची को हमें सौंप दिया। वरना वरना जाने क्या करते। मेघा ने बड़ी मासूमियत के साथ दुख भरे शब्दों में कहा। तो कुणाल और उसके मम्मी पापा भी दुखी हो गए। वहीं निर्मला जी और मिस्टर चावला तो अपनी बेटी के झूठ को सुनकर हैरान थे। मिस्टर चावला ने सवालिया नजरों से निर्मला जी को देखा, मानो वे पूछ रहे हो कि क्या ये झूठी और मक्कार लड़की सचमुच हमारी ही बेटी है। निर्मला जी ने उनके मन के भाव समझते हुए अपनी नजरें झुका ली। उन्होंने तो ये सोचकर भगवान का धन्यवाद किया कि चलो कम से कम आज इस लड़की के झूठ ने हमारी इज्जत बचा ली और इसका रिश्ता भी हो गया। थोड़ी देर के लिए कमरे में खामोशी छा गई थी। सॉरी, हमारी वजह से आप लोगों के दिल को तकलीफ पहुंची है, मगर हाँ, हम लोग आपको इस बात का यकीन दिलाते हैं कि मेघा को हमारे घर पर कोई तकलीफ नहीं होगी। ये बिल्कुल हमारी बेटी की तरह रहेगी और हमें आप लोगों से दहेज में 1 रुपया भी नहीं चाहिए। कुणाल की मम्मी ने जब हाथ जोड़कर निर्मला जी से ये बात कही तो उन दोनों की आंखें शर्म से झुक गई। वे सोच रही थी कि कितने भले और सज्जन लोग हैं। पता नहीं हमारी बेटी उनके घर जाकर इन लोगों का क्या हाल करेगी। वहीं उनकी खामोशी को देखकर धनंजय जी और उनकी पत्नी ने सारी बातें पहले ही क्लियर कर देना जरूरी समझा, क्योंकि बाद में कोई कंफ्यूजन न रहे। देखिए मिस्टर चावला, मैं पहले ही आपको अपने परिवार के बारे में सब कुछ बता देना चाहता हूँ। कुणाल हमारा इकलौता बेटा है और हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं। मेरी वाइफ मीरा पहले एक अस्पताल में नर्स का काम करती थी। बाद में वह उसी अस्पताल में मैट्रन बन गई थी। इतना कहकर वह पल भर के लिए रुके। और मैं खुद भी एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट था। हम दोनों ने मिलकर अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया है। आप लोग बड़े बिजनेसमैन हैं और आपकी बेटी भी ऐशो आराम में पली है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार फिर से इस रिश्ते के बारे में विचार कर लीजिए। धनंजय सिंह की बात सुनकर एक बार फिर से मेघा को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके मम्मी पापा ऐसे रिश्ते से इनकार कर दे। वह कुछ कहना ही चाहती थी कि तभी अपने मम्मी पापा की बात सुनकर वे खामोश हो गई। देखिए भाई साहब, जब दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर हमें क्या आपत्ति हो सकती है। रहा सवाल हमारी बेटी का कि वह आपके घर में एडजस्ट कर पाएगी या नहीं, इस सवाल का जवाब तो वही दे सकती है। वैसे भी मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। इतना कहते हुए मिस्टर चावला ने मेघा की तरफ देखा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा, मेघा ने जल्दी से कहा। वे किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। बात अगर विराट से मिलते जुलते चेहरे से नहीं होती तो वह किसी भी कीमत पर एक मिडिल क्लास लड़के कुणाल से शादी नहीं करती। उसने ये सोचकर अपने आप को तसल्ली दी कि अपने पापा की सारी प्रॉपर्टी की अकेली मालकिन मैं ही तो हूँ। क्या फर्क पड़ता है अगर ये लोग हमारे स्टैंडर्ड के नहीं हैं, मैं बना दूंगी। मेघा ने अपने आप से कहा और कुणाल की तरफ देखने लगी। एक दिन अपने जिस कैरियर और फ्यूचर के लिए उसने विराट को ठुकरा दिया था, आज उसी की वजह से वे सब कुछ छोड़कर अपने स्तर से बहुत नीचे जाकर भी ये शादी कर रही थी। असली विराट नहीं तो कोई बात नहीं, कम से कम कुणाल में तो वे उसे देख पाएगी। अभी वे उन्हीं बातों में खोई हुई थी कि तभी उसे कुणाल की मम्मी की बात सुनाई दी। तो फिर हमारी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का है। वैसे हम लोगों की तो इच्छा थी कि ये शादी बेंगलुरु में ही होती तो ज्यादा अच्छा होता। मीरा जी की बात सुनकर निर्मला जी ने मेघा की तरफ देखा। उनकी दुविधा देखकर कुणाल के पापा ने कहा, घबराइए मत, वहां आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारे पास कोई बड़ी हवेली तो नहीं है, मगर हाँ, अपना खुद का एक बड़ा सा घर जरूर है। आगे जैसी आप लोगों की मर्जी। मिस्टर चावला और निर्मला जी को ये जानकर तसल्ली हुई कि वहां कम से कम इन लोगों का अपना घर तो है। बाकी यहाँ पर तो कुणाल अच्छा खासा कमा ही रहा है। निर्मला जी इस बात को अच्छी तरह जान रही थी
कि भारत जाना खतरे से खाली नहीं है। वहां पर विराट ने मेघा को ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी होगी। इससे पहले कि वह कुछ कहती, मेघा ने खुद ही इस समस्या का समाधान कर दिया। सॉरी अंकल जी, मम्मी पापा इंडिया नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ के नाम से ही हमें दीदी की याद आ जाती है। इसलिए अगर ये शादी यहीं हो तो ज्यादा अच्छा होगा। कुणाल के मम्मी पापा बहुत ही सीधे और सरल लोग थे, इसलिए आसानी से उन लोगों ने उनकी बातों पर यकीन कर लिया और उनकी तकलीफ को देखते हुए यही शादी करने का निर्णय ले लिया। तो फिर ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। इस जगह के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं मालूम है, इसलिए शादी का सारा अरेंजमेंट आपको ही करना होगा। धनंजय जी की बात सुनते ही कुणाल और मेघा के चेहरे खुशी से खिल गए। वहीं मीरा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए, अब हम आपस में रिश्तेदार हो ही गए हैं, तो जरा हमें अपनी प्यारी सी नातिन से भी मिलवाइए। उनकी बात सुनते ही निर्मला जी ने झट से अंदर गई और अविका को गोद में उठाकर बाहर ले आई। अविका को देखते ही मेघा के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में नफरत सी दिखाई देने लगी। इस चीज को मीरा जी ने बड़ी गंभीरता से नोटिस किया, मगर फिर अगले ही पल वह अविका को गोद में लेकर उसे दुलार करने लगी। खाना पीना खाने के बाद कुणाल के मम्मी पापा अपने घर जाने के लिए तैयार हो गए। तो फिर ठीक है, हम लोग शादी की डेट निकलवा कर आपको खबर करते हैं, मीरा जी ने कहा और फिर वे लोग अपने घर चले गए। न जाने क्यों उन्हें बार बार मेघा के चेहरे का एक्सप्रेशन याद आ रहा था। वे अपने मन में सोच रही थी कि अगर अविका उसकी बहन की बेटी है तो उसे देखते ही उसे खुश हो जाना चाहिए था, मगर उसकी आंखों में तो नफरत नजर आ रही थी। ऐसा क्यों? अपनी माँ को खामोश देखकर कुणाल के मन में इस बात की शंका होने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी मम्मी को मेघा पसंद नहीं आई। क्या बात है मम्मी, आप इतनी खामोश क्यों हैं? आपको मेघा से मिलकर अच्छा नहीं लगा क्या? कुणाल की बात सुनकर मीरा जी चौंक गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो उस मासूम बच्ची अविका के बारे में सोच रही थी। कैसे जलाद लोग रहे होंगे जिन्होंने उसकी माँ से उसकी जिंदगी छीन ली। अपनी मम्मी की बात सुनकर कुणाल खामोश हो गया। फिलहाल वह इन सब चीजों के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहता था। उसे तो अपनी शादी की जल्दी थी। मिस्टर चावला का घर। उन सबके जाते ही मेघा गुस्से से आगे बढ़ी और अविका को निर्मला जी की गोद से लेकर सोफे पर पटक दिया। उसकी हरकत देखकर निर्मला जी आगे बढ़ी और उसे कसकर एक थप्पड़ लगा दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती है एक मासूम बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? याद रखो, अगर कुणाल के परिवार वालों को तुम पर जरा सा भी शक हो गया तो ये शादी होते होते भी रह जाएगी। निर्मला जी ने गुस्से से उबलते हुए कहा, सही कहा आपने। वैसे भी ये शादी तो आज ही टूट जाती अगर मैंने सही मौके पर ये झूठी कहानी नहीं बनाई होती। इस मनहूस लड़की को उसी वक्त रोना था। अगर आज कुणाल के साथ मेरा रिश्ता टूट जाता तो मैं इसे सचमुच जान से मार देती। मेघा ने जलती हुई नजरों से उसे देखते हुए कहा और अपने कमरे में चली गई। हे भगवान, क्या हो गया इस लड़की को? मैंने तो ऐसे संस्कार नहीं दिए थे इसे। निर्मला जी ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा और सोफे पर बैठ गई। अपनी पत्नी की बात सुनकर मिस्टर चावला ने उन्हें घूर कर देखा और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, बेशक आपने अपनी बेटी को सही संस्कार दिए, मगर जरूरत से ज्यादा आजादी देकर सब खत्म कर दिया। अपनी बेटी की हर नाजायज जिद को पूरा करते करते आपने आज उसे किस मोड़ पर पहुंचा दिया? अपने पति की बात सुनकर निर्मला जी ने सिर झुका लिया। बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। अपनी बेटी की हर गलती को उन्होंने ही छुपाया और उसकी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा पर कभी भी उन्होंने रोक लगाने की कोशिश नहीं की। और आज उसी का खामियाजा उनके साथ साथ बेचारा विराट भी भुगत रहा था। भारत, किशोरीलाल का घर। गीता जी अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। बाहर आंगन में बैठी नेहा अपने ससुर किशोरीलाल के पैरों में मालिश कर रही थी। कविता और सपना दोनों अभी तक घर नहीं लौटी थी। नेहा को अपने ससुर की हालत देखकर बहुत तकलीफ होती थी। जब से उसके पिता की मृत्यु हुई थी, तब से वह अपने ससुर में ही अपने पिता की छवि देखती थी। बचपन से लेकर आज तक उसने अपने शराबी पिता के हाथों सिर्फ गालियां और मार ही खाई थी, जबकि यहाँ किशोरीलाल उसे बहुत प्यार करते थे।
काफी देर से मेरे पैरों की मालिश कर रही हो बहू। थक गई होगी। तुम जाकर अपना काम करो। भगवान हमेशा तुम्हें खुश रखे। किशोरीलाल ने अपनी बहू को आशीर्वाद देते हुए कहा। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। नेहा ने जाकर दरवाजा खोला तो खुशी से उसका चेहरा खिल उठा, क्योंकि अनु और विराट के साथ साथ सुषमा जी भी आई थी। कैसी हो नेहा? सुषमा जी की आवाज में मिठास थी। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, मगर आप लोग अचानक से कैसे आ गए? दीदी ने फोन भी नहीं किया। क्यों? हमारे इस तरह अचानक से आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? सुषमा जी ने हंसते हुए सवाल किया तो नेहा छिप गई। इसी बीच बाहर से आती हुई आवाजों को सुनकर गीता जी भी अपने कमरे से बाहर निकलकर आ गई थी। अचानक से उन सब लोगों को अपने घर पर देखकर गीता जी के माथे पर बल पड़ गए। वे सोचने लगी कि अचानक से सभी लोग यहाँ कैसे आ गए। अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट का आवरण ओढ़ते हुए वह आगे बढ़ी और सबका स्वागत करने लगी। आज अचानक से आप सबको हमारी याद कैसे आ गई? गीता जी ने कटाक्ष करते हुए कहा। याद तो आप हमेशा आती हैं, और मैं दिल से आपको धन्यवाद भी देती हूँ, क्योंकि आपने मुझे अनु जैसी बहू जो दी है। मगर फिर भी अगर सच कहूँ तो आज सचमुच मैं आपके पास किसी काम से ही आई हूँ। सुषमा जी ने हमेशा की तरह सरल भाव से कहा। शायद ये इत्तेफाक ही था कि आज सुधांशु भी समय से पहले घर आ गया था। घर पर मेहमानों को देखकर वह उल्टे पांव बाहर चला गया और थोड़ी देर के बाद सबके लिए गर्मा गर्म समोसे और मिठाइयाँ लेकर आ गया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद सुषमा जी ने सीधे सीधे बात करना ही सही समझा। अच्छा हुआ आप सभी लोग एक साथ मिल गए। दरअसल मैं यहाँ पर आपकी बेटी कविता के लिए विराट के दोस्त लकी का रिश्ता लेकर आई हूँ। एक बार तो उनकी बात सुनकर सबके चेहरे खिल गए, मगर अगले ही पल गीता जी ने पलटकर सवाल किया, मगर लकी का रिश्ता लेकर आप क्यों आई हैं? क्या उसका इस दुनिया में कोई और नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। लकी के मम्मी पापा भी हैं, मगर इस वक्त वे इंडिया में नहीं हैं। और मैं ये रिश्ता लेकर इसलिए आई हूँ कि लकी को इस बात का यकीन है कि अगर मैंने आपसे कविता का हाथ मांगा तो आप कभी इनकार नहीं करेंगी। मगर मेरी बेटी अभी शादी नहीं करना चाहती है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लकी जबरदस्ती मेरी बेटी से शादी करवाना चाह रहा है, क्योंकि कविता ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। गीता जी ने अपनी आंखों को घुमाते हुए त्योरिया चढ़ाकर कहा। इसमें जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं है माँ। दरअसल लक्की भैया कविता को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं, और मेरा ख्याल है माँ कि कविता को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि लकी भैया बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनके साथ वे हमेशा खुश रहेगी। इस बार अनु ने अपनी माँ की बातों का जवाब दिया। जहाँ तक मुझे याद है, तेरी एग्रीमेंट वाली शादी की बात करने भी वही लड़का आया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें ही कोई कमी हो, जिसकी वजह से उसे कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही हो? नहीं तो आखिर इतने बड़े लोग हम जैसे गरीबों के घर में अपना रिश्ता क्यों करेंगे? गीता जी ने संदेह भरी आवाज में कहा। ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने भी तो खुशी खुशी आपके घर में अपने बेटे का रिश्ता किया। सुषमा जी ने बहुत ही शांति के साथ कहा। आपके बेटे के साथ तो मजबूरी थी बहन जी। आप मरने वाली थी, और आपको खुश रखने के लिए इन लोगों ने मेरी बेटी के साथ झूठी शादी का नाटक रचाया था। वे तो भगवान जी ने बाद में सब कुछ ठीक कर दिया, वरना क्या होता मेरी बेटी का? और कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी ये लकी कुछ ऐसे ही चाल चल रहा हो? उनकी बात सुनकर पल भर के लिए सभी लोग खामोश हो गए। वैसे भी फिलहाल गीता जी किसी भी कीमत पर अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इस वक्त वे उनके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जैसी थी। इस वक्त वह पढ़ाई के साथ साथ लकी की कंपनी में काम कर रही थी, और लकी भी जानबूझकर उसे मोटी तनख्वाह दे रहा था। गीता जी के दिमाग में ये बातें चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ सुधांशु के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी।